हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी सर्कल। आज की वीडियो में हम सब्जेक्ट हिंदी क्लास 7th की बुक वसंत के पाठ 2 के बारे में चर्चा करेंगे, उसको पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है दादी माँ। यह एक कहानी है और इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। और अगर आप इसी बुक के चैप्टर नंबर 1 को समझना चाहते हैं या उसका अभ्यास देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप उसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए लेसन की शुरुआत करते हैं हम। ये एक कहानी है जो लेखक अपने दादी माँ के बारे में बताते हुए लिख रहे हैं और ये हमारा पैराग्राफ वाइज लेसन है। तो हम इसमें लेखक की बात करेंगे, इसके जो राइटर होंगे उनको हम लेखक कहेंगे और इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। तो इसमें सबसे पहले हम समझ देते हैं थोड़े से शब्दों में कि इसमें जो हमारे लेखक हैं वो इस पाठ के ज़रिए हमें क्या बताना चाहते हैं। कि इस पाठ में लेखक ने अपनी दादी माँ के बारे में बताया है, उन्हीं के बारे में चर्चा करी है कि वे कितनी दयालु हैं। दयालु मतलब है सबके प्रति दया का भाव रखने वाली। अपने अच्छे स्वभाव के कारण वे घर और बाहर दोनों जगह के लोगों में प्रिय थी। तो उनका अच्छा स्वभाव है, बहुत ही सरल स्वभाव है, दयालु हैं। तो इसी स्वभाव के कारण वो घर में भी और घर से बाहर वाले लोगों में भी बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, सभी उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आइए पाठ की तरफ आते हैं। कमज़ोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि ज़रा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। तो इसमें लेखक कह रहे हैं कि मेरी उम्र काफ़ी बड़ी है। क्यों? क्योंकि इसमें वो बता रहे हैं कि थोड़ी मेरे को कमज़ोरी है। कमज़ोरी कब आती है? जब हमारा शरीर बुढ़ापे की तरफ जाता है। तो मैंने बीसों गर्मी बरसात बसंत आदि देखने के बाद भी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे मौसम देखे हैं, जब हमारी उम्र बढ़ती है तो ये जो सारे जो मौसम हैं वो हर साल आते हैं। तो इन्होंने बीसों मौसम देखे हैं, तो हर साल ये मौसम देखते आए। तो इस लाइनों से पता पड़ रहा है कि इनकी उम्र मतलब थोड़ी बड़ी है, तो ये मतलब बुज़ुर्ग की एज में आ चुके हैं। तो ये बताते हैं कि मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। कि मेरा मन सदा तो अनमना नहीं रहता। अनमना मतलब होता है बेचैन सा, थोड़ा व्याकुल सा, थोड़ा परेशान सा। तो ये कहते हैं लेखक कि मेरा मन सदा अनमना नहीं रहता, पर कभी कभी जो है मेरा मन अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो कहता है लेखक कि मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो यार हैं, मित्र हैं, वो मेरे मुंह पर तो खूब अच्छी बातें करेंगे, वो खुश होकर आएंगे मेरे पास, छुट्टियों की सूचना देंगे, मुझे बताएंगे और खुश होंगे। बट जैसे ही मेरे पीठ पीछे होते हैं या मैं उनके वहाँ से दूर हो जाता हूँ, तो मेरे पीठ पीछे मेरी कमज़ोरी का वो क्या होते हैं, मजाक उड़ाते हैं। और आजकल की दुनिया बच्चों ऐसी ही है, मुंह के सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ। तो यही लेखक बता रहे हैं कि ऐसे ही मेरे मित्र हैं, मुंह के सामने कुछ हैं मेरे और जब पीठ पीछे होते हैं वो तो मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी कमज़ोरी का मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि जाने दो, लोगों का तो बिहेवियर ही आजकल ऐसा हो गया, नेचर ही ऐसा हो गया कि मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ। तो मैं इन बातों के बारे में नहीं सोचूंगा, जाने दो इन बातों को। और सोच के होगा भी क्या, कितना भी सोच लूँगा तो मेरी ही तबीयत ख़राब होगी। तो इन बातों को मैं नहीं सोचूंगा। और मेरी याद मतलब मैं बैठे बैठे सोचने लगता हूँ कि उन बातों को जब शरद ऋतु, शरद मतलब ठंड की, जब सर्दी की ऋतु आती है तो उसकी शीत किरणों, जब सूरज की जो रोशनी पड़ती है वह बहुत स्वच्छ, स्वच्छ मतलब साफ, शीतल मतलब ठंडी, और किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। तो उस टाइम की मेरी जो यादें होती हैं वो मेरे दिमाग में चलने लगती हैं। आगे लेखक क्या उन यादों के बारे में बताते हैं। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोले ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेवर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर लेखक क्या है, पुरानी यादों में जा चुके हैं। वो बताते हैं कि जब क्वार के दिन चलते थे, क्वार का मौसम आता था, तो मेरे गांव में चारों तरफ पानी ही पानी भर जाता था। उस पानी में जब अलग अलग पेड़ पौधे, अलग अलग सब्जियां या अलग अलग घास वगैरह जब उस पानी के साथ रहते थे तो वो सड़ने लगते थे। सड़ने के साथ साथ उस पानी में मिलकर वो एक अजीब सी विचित्र सी गंध छोड़ देते थे,
जब कोई चीज़ सड़ने लगती है तो उसकी स्मेल अलग ही पता पड़ जाती है। तो वो लेखक बता रहा है कि इस तरह की ही कुछ गंध छोड़ देते थे। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। और गांव का जो रोड का जो पानी है, जगह का जो गलियों का जो पानी है वो तो सूख गया है कीचड़ वगैरह, बट जो जलाशय वगैरह होते हैं गांव में, तालाब हैं, पोखर है, उनमें जो झाग वाला पानी होता है तो उनमें जो बच्चे जो हैं कूद कर नहाने में बहुत इन्जॉयमेंट लेते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है कि ऊंचाई से कूदना है और उस झाग वाले पानी में कूद करके नहाना है। तो ये बातें बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। तो इसी तरह लेखक कहते हैं कि हर मौसम की अपनी एक खासियत होती है। हर मौसम में कुछ चीज़ें स्पेशल होती हैं जो उस मौसम में खाने का उसका आनंद ही अलग होता है। तो इस तरह से कुछ उदाहरण दिए हैं लेखक ने कि आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले तो कोई चिंता नहीं है, कोई बात नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले तो भी कोई बात नहीं है। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले तो अफसोस नहीं है, कोई बात नहीं, चल जाएगा काम। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है, क्योंकि सभी बच्चों का शौक होता है, सभी बच्चों को अच्छा लगता है कि इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदकर नहाएं। तो अगर ये काम ना करे बच्चे तो उनको बहुत ही बुरा लगता है। लेखक अपने मन की बात इसमें जोड़कर कह रहे हैं कि मुझे भी बहुत बुरा मालूम होता था जब अगर ये काम मैं कर नहीं पाता था। आगे, मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है, थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर तो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रज़ाई पर रज़ाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। तो लेखक बता रहे हैं कि उस पानी में कूदकर बच्चे जो है हल्के फुल्के तो बीमार हो जाते हैं, और हल्का फुल्का बीमार होना मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा बुखार हो, थोड़ा थोड़ा सर दर्द हो और खाने के लिए दिन भर नींबू मिले, साबु मिले तो मुझे अच्छा लगता है। पर इस बार जब मैं बीमार पड़ा तो जो मेरा ज्वर था, जो मेरा बुखार था, वो उतरा ही नहीं। रज़ाई पे रज़ाई चढ़ाई गई, क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी, और जब अगर बुखार उतरा भी तो रात 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी, उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। तो ये अपनी दादी माँ का विवरण दे रहे हैं कि उसी टाइम जब नानी दादी आई मेरे पास आई तो वो शायद नहाकर आई थी उसी गंध वाले झाग वाले पानी से। तो कैसा शरीर था, पतला दुबला, स्नेह सनी शरीर पर, स्नेह मतलब होता प्यार भरा। तो मेरी दादी माँ जो है प्यार भरे रूप में आई मेरे पास। सफ़ेद किनारीहीन धोती पहनी हुई थी, सन्न से सफ़ेद बाल, उनके बालों का रंग कैसा था, बिल्कुल सफ़ेद था। सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता, क्योंकि वो बाल धोकर आई थी तो उनके बालों में से क्या है, पानी टपक रहा था। आते ही उन्होंने सर पैर छुए, आंचल की गांठ खोली, किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। तो आपने ये कई बार फील करा होगा, जैसे घर में कोई बच्चा बीमार होता है तो दादी माँ आती हैं, बार बार उसकी तबीयत पूछती हैं, माथे पर हाथ लगाती हैं कि बुखार उतरा या नहीं उतरा। इसी तरह से लेखक बता रहे हैं कि मेरी दादी भी बड़ी मतलब केयरफुल थी, बहुत मेरा ध्यान रखती थी। तो जब मैं बीमार था तो इसी तरह से वो मेरी चारपाई पर बैठी रहती थी और मेरे को बार बार जो है मेरे माथे पर हाथ लगाकर मेरा टेम्परेचर, मेरा बुखार चेक करती थी। और अपने जब वो आई मेरे पास बैठी तो उन्होंने आंचल की गांठ खोल, आंचल मतलब दुपट्टा, जो उनकी धोती का वो किनारा था, उसमें से गांठ खोली। गांठ खोल में से उसमें एक कोई मतलब क्या बोलते हैं, मिट्टी थी जिस पर उनको मतलब ज़्यादा विश्वास था। तो उस मिट्टी को उन्होंने मेरे मतलब मुंह में डाला थोड़ा सा और माथे पर लगाई, और मेरी दिन रात सेवा करती थी, मेरी चारपाई पर बैठी रहती थी, पंखा झलती थी। और आगे, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप, दालचीनी क्या होता है, एक मसाला होता है,
तो पहले बड़े बुजुर्ग क्या है, डॉक्टर या वैद्य के पास जाना नहीं समझते थे, वो घर के ही घरेलू उपायों से अपने जो घर के परिवार के सदस्य जो बीमार होते थे उनका उपचार किया करते थे। तो वो दालचीनी का लेप करती, 20 बार छूकर मेरे ज्वर का अनुमान लगाती। आगे, हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई नहीं, मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। तो घर की जो बड़ी बुजुर्ग होती हैं, लेखक बताते हैं, उन्हें काफ़ी मतलब घर की केयर करने के चक्कर में वो काफ़ी अंधविश्वासों में भी लोग विश्वास करते थे पहले, बहुत ज़्यादा वो अंधविश्वासी होते थे। तो मेरी दादी भी मेरी दादी भी कुछ इसी तरह थी कि वो बार बार पूछती थी कि भी घर से बाहर से अगर कोई आया है तो सीधा बच्चे के कमरे में तो नहीं चला गया, पूछ पूछ कर सबसे सवाल ये करती थी। और कभी पूछती खिचड़ी में मूंग की दाल गल गई एकदम, दाल में छौंका तो नहीं मारा, पीपल तो इसकी महक जो है बच्चे को और भी ज़्यादा बीमार कर देगी। तो कई लोगों की ये सोच होती है कि इन सब चीज़ों का मतलब क्या बोलते हैं, नियम बनाना चाहिए जिससे जो है घर परिवार के जो भी बीमार व्यक्ति हैं वो ठीक ठाक रहें। आगे, दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। तो ऐसे ही बाहर के लोग भी उनसे कई बार बातें करते, जब कोई उनके घर में बीमार होता तो उनसे पूछते थे और वो झट से उनके घर में पहुंच जाती और बार बार उनका हाल चाल पूछती, माथे पर हाथ लगाती और कई बीमारियों के नाम गिना देती वो, जैसे मलेरिया तो नहीं है, निमोनिया तो नहीं है, उनके अनुसार और उनके अनुमान विश्वास के साथ सुनाती कि कहीं ये अगर प्रॉब्लम है तो इसका ये आपका मतलब क्या बोलते हैं सिम्टम्स हो सकते हैं, ये अगर प्रॉब्लम है तो इसके ये सिम्टम्स हो सकते हैं, आपको अगर ऐसा कुछ लगे तो आपके जो परिवार के जो लोग बीमार हैं उनके साथ ये बीमारी है। आगे, महामारी और विषूचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप, ये पूजा के तरीके बताए हैं कि पहले जो बड़े बुजुर्ग थे वो गूगल वगैरह की धूप पूरे घर में धुआं करते थे, तो इससे क्या है बीमारी वगैरह घर में नहीं आती हैं। सफाई कोई उनसे सीख ले, दवा में देर होती, मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल ही हो जाती। तो घर की साफ़ सफाई का भी वो बहुत ध्यान रखती थी, घर में डेली साफ़ सफाई होना, दवा में देर नहीं होना, दवा में कभी देर नहीं होने देती थी, मिश्री और शहद अगर ख़त्म हो जाए, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाएं, जो बेडशीट पे चादर होती है, गिलाफ मतलब तकिए के जो खोल होते हैं, तकिए के जो कवर होते हैं, अगर वो नहीं बदले जाते तो वो पागल सी हो जाती, मतलब उनको हर चीज़ जो है समय के रूप चाहिए होता। आगे, बुखार तो मुझे तब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनेन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं चाहता। और आजकल की बात कर रहे हैं लेखक कि आजकल जो है डॉक्टर आ जाते हैं, नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज जो उनके ऑफिस में खाना बनाते हैं उनको मैस महाराज कहा गया है, और वो खिचड़ी बना के दे जाते हैं, साबूदाना बना के दे जाते हैं, डॉक्टर साहब आके नाड़ी वगैरह देख जाते हैं, पर इस बुखार में मुझे मज़ा नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उनको वो बुखार पसंद है जब उसकी दादी जो हैं उनकी देखभाल किया करती थी। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो, पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूँ तो होने वाला नहीं। जानने को यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। ये क्या कहा गया है लेखक ने कि लेखक बताते हैं कि पहले घरों में जब शादी ब्याह होते तो बड़े बुजुर्गों के बिना नहीं हुआ करते थे, क्योंकि उन्हें ही सारे रीति रिवाज पता थे। तो मेरे गांव में जो है दादी माँ को बहुत सभी लोग बुलाते थे अपनी शादी ब्याह में। तो किशन भैया की शादी का एक प्रसंग बताते हैं पाठ में
कि किशन भैया की शादी ठीक हुई, पूछा जा रहा है। दादी माँ का उत्साह, दादी माँ बहुत खुश थी, आनंद ले रही थी। सारा घर उन्होंने सर पे उठा लिया था। पड़ोसिनें भी आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, सभी लोग बुलाने आते, फिर दादी माँ आती और बोलती, बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करो। क्योंकि सभी बड़े बुजुर्गों को आदत होती है कि अपने ही हाथ से सब कुछ करने का उनका मन करता है, और ये मतलब उनको विश्वास होता है कि अगर हम कुछ काम नहीं करेंगे तो घर में काम होने वाला नहीं है। तो इस कारण से वो सारा जो है काम वो है अपने बलबूते पर ही करती थी और अपने घर का सारा काम वो खुद ही निपटाती थी। आगे, उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सोना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, लेखक बता रहे हैं कि एक दिन की बात है कि दोपहर को मैं घर लौटा था। बाहरी निकसार मतलब बाहर की तरफ दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, किसी पर गुस्सा हो रही थी। देखा तो कौन था कि पास के कोने में दुबकी मतलब चुपचाप खड़ी रामी की चाची खड़ी है। तो उन्होंने मेरी दादी से कुछ पैसा वगैरह लिया होगा उधार। तो वो बताते हैं लेखक कि उसी के ऊपर बिगड़ रही थी कि वो पैसा वापस नहीं कर रही थी और हर बार यही कह रही थी कि फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। तो उसी बात पे मेरी दादी माँ गुस्सा हो रही थी और बार बार उसी बात पे कह रही थी कि जब पैसा आई थी तो नाक रगड़ती हुई आई थी, और जब देने की बारी आई वापस तो अगली फसल में दूंगी, अगली फसल में दूंगी, ये बात कही जा रही है। तो दादी माँ काफ़ी उन पर बिगड़ रही थी। तो यहीं पर हमारा ये पार्ट आधा समाप्त हो गया है। इसका आधा हिस्सा हम अपनी अगली वीडियो में समझेंगे। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिले। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।